बिल्कुल शानदार चल रही होगी, मन लगा कि बिल्कुल आप लोग पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम इसका बेसिक से थोड़ा समझ लेते हैं। प्रोटोज़ोआ के दैनिक जीवन क्रियाएँ क्या होती है, कहाँ उत्पन्न करते हैं, इनकी ये एक कोशिका होते हैं, बहुकोशिका होती है, ये कहाँ पाए जाते हैं, अपना भोजन यापन कैसे, दैनिक जीवन क्रियाएँ कैसे वे उत्पन्न करते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं, इसके साथ-साथ हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये हमारे सिलेबस में है। तो जैसे कि बहुत सारे इसके अंदर टॉपिक हैं, एंटमीबा, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम, तो सारे टॉपिक को हमको कवर करते हुए चलना है, हर एक पॉइंट को डिटेल में समझना है। तो देर बिना करते हुए हम आगे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए हम देख लेते हैं प्रोटोज़ोआ की क्या दैनिक जीवन क्रियाएँ हैं, ये क्या करता है, कैसे अपनी जीवन यापन करता है। तो देखो ये जो हमारा प्रोटोज़ोआ है, इस समुदाय, इस सृष्टि के प्रथम जंतु माना गया है। कौन? हमारा प्रोटोज़ोआ इस सृष्टि के ये प्रथम जंतु माने जाते हैं। यह एक कोशिकीय होता है। कैसे होते हैं? ये एक कोशिकीय जंतु होता है। जैसे कि अपना भोजन यापन, श्वसन करना, ये सारी एक ही क्रियाओं में करता है, यानी एक कोशिकी में ही रहता है। और ये अधिकांश जल में पाए जाते हैं, स्वतंत्र परिजीवी होते हैं। प्रोटोज़ोआ कहाँ पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं, स्वतंत्र परिजीवी होते हैं। और कुछ प्रोटोज़ोआ है जो कि दूसरे जीवों पर भी आश्रित होते हैं, यानी अपना भोजन यापन श्वसन जो करते हैं, यानी मृतोपजीवी से करते हैं, यानी अपना श्वसन भोजन करते हैं मृतोपजीवी से। दूसरों जीवों पर ये कुछ प्रोटोज़ोआ आधारित रहते हैं। और जो हमारे प्रोटोज़ोआ है, तो ये डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। इनमें पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ये श्वसन करते हैं। क्या करते हैं? पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ये श्वसन करते हैं। डायरेक्ट हमारा प्रोटोज़ोआ जो है डायरेक्ट श्वसन नहीं करता है, और ये कसाब द्वारा होता है। जैसे कि एक जाल जैसी संरचनाएं बना लेता है, पतली पतली एक संरचनाएं बना लेता है। तो ये एक सरल संरचना होती है ये। तो सबसे अगर इम्पॉर्टेंट है कि प्रोटोज़ोआ में क्या क्या होता है, तो प्रोटोज़ोआ ऐसे बताना है, प्रोटोज़ोआ एक कोशिकीय जीव होता है, ये स्वच्छ जल में रहता है, स्वतंत्र परिजीवी होता है। और कुछ प्रोटोज़ोआ हैं जो हमारे दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं, और ये जल में श्वसन डायरेक्ट नहीं करते हैं, जल में घुली हुई ऑक्सीजन को श्वसन करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो हमारे इसके कार्य हो गए। तो चलिए हम इसके साथ साथ थोड़ा अब देख लेते हैं, आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अमीबा में यदि एक्टिन को अवरोधित करने वाली औषधि की सुई लगा दी जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो बताइए आप लोग, तुरंत रुक जाएगी या फिर द्रुततर हो जाएगी या फिर मंदतर हो जाएगी? तो जो हमारा अमीबा है, एक्टिन करने वाली जो दवा दी जाती है, तो हमारा अमीबा जो है हिलना डुलना बंद कर देता है। क्या करता है? हिलना डुलना बंद कर देता है, तुरंत वहीं पे गति रुक जाती है। इसके अंदर, अमीबा के अंदर एक एक्टिन नाम के तंतु पर निर्भर करता है। किसके? अमीबा के अंदर एक एक्टिन नाम के तंतु पर निर्भर करता है। ये एक्टिन नामक जो तंतु हैं ये बदलते रहते हैं, इसलिए आकार बदलकर ये अमीबा आगे बढ़ जाता है। अगर एंटीबॉडी इंजेक्ट लगा दी जाती है तो अमीबा का हिलना डुलना वहीं पे बंद हो जाता है, वहीं पे तुरंत इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए अमीबा में यदि एक्टिन को अवरोधित करने वाली औषधि को सुई लगा दी जाए तो वह वहीं पे गति रोक दी जाती है, वहीं पे वो रुक जाती है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और अच्छे से क्लियर बता देती हूँ कि अमीबा में यदि एक्टिन को अवरोधित करने वाली औषधि को सुई लगा दी जाए तो वह तुरंत रुक जाती है। जो हमारा इंजेक्ट एंटीबॉडी दवा होती है उसके लगाने से अमीबा जो है, अमीबा का हिलना डुलना बंद हो जाता है, वहीं पे रुक जाती है। और एक्टिन नामक एक तंतु पर निर्भर करता है, वो उसके आधार पर एक्टिन बदलते रहते हैं, इसलिए अमीबा आकार बदलकर आगे बढ़ जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखते हैं स्पोरोजुआ में भक्षण होता है। स्पोरोजुआ क्या है? तो हमारे मानव शरीर में जो स्पोरोजुआ होता है वो, तो इसमें बोल रहा है कि भक्षण करता है। तो स्पोरोजुआ डायरेक्ट मुख से भक्षण करता है, या फिर सपोषी होता है, या फिर सूक्ष्म रंध्रों द्वारा, या पक्षवामी द्वारा। तो हम बता दें कि जो हमारा स्पोरोजुआ है वो सूक्ष्म रंध्रों द्वारा करता है। कैसे करता है? सूक्ष्म रंध्रों द्वारा करता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्योंकि ये स्पोरोजुआ है तो डायरेक्ट मुख से आप भोजन ग्रहण नहीं करता है, ये जो भोजन के रस होते हैं वो अंदर चूस लेता है। क्या करता है? चूस लेता है। ये हमारा स्पोरोजुआ भक्षण सूक्ष्म रंध्रों द्वारा करता है। किसके द्वारा? सूक्ष्म रंध्रों द्वारा। तो बिल्कुल आप लोगों को कन्फर्म होना चाहिए या बिल्कुल बनना चाहिए। तो चलिए आगे चलते हैं टॉपिक की तरफ। ट्रेपोनोमासोमा बहुरूपी होता है। क्या? ट्रिपेनोसोमा जो है हमारा बहुरूपी होता है। इसकी निम्नलिखित में से प्रवस्थाओं में से किसमें कसाव नहीं होता? ये भी क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक, हाल ही में दो, मतलब, तो देखिए जो हमारा ट्रेपोनोसोमा है ये बहुरूपी होता है, ये अलग अलग
रूप होता है इसका, हमारा ट्रेपोनोसोमा का इसका अलग अलग रूप होता है, यानी ये बहुरूपी होता है, ये प्रवस्थाओं में किसमें कसाव नहीं होता। इसकी पूँछ ट्रेपोसोमा यानी कसाव के आकार की होती है, जो कि पानी में ये तैर सकते हैं। क्या करते हैं, ये पानी में तैर सकते हैं। तो ऐसे आपको बताना है कि ट्रेपोनोसोमा जो है ये अलग अलग इसके रूप होते हैं। ये किस में नहीं होता, लिस्मेनेसियल में, किस में, लिस्मेनियल में नहीं होता, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेपोनोसोमा है ये अधिकतर कहाँ होते हैं, जैसे कि घुने हुए मक्खियों में होता है। और ये ट्रेपोसोमा जो है हमारा, अगर मानव के शरीर में पहुंच गया तो निद्रा रूपी रोग पैदा करता है, इससे नींद बहुत लगती है। ये अधिकतर मक्खियों में पाई जाती है, ये घुने सड़े चीज़ों में ये ज़्यादा पाया जाता है। ये इसके अलग अलग रूप होते हैं। ये कहाँ नहीं पाया जाता है, तो ये हमारा लिस्मेनियल में ट्रेपोसोमा नहीं पाया जाता। ट्रोमोसोमा के अलग अलग रूप होते हैं, अलग अलग रूप में पाया जाता है, मक्खियों में पाया जाता है, घुने सड़े चीज़ों में पाया जाता है। अगर ये गलती से मानव के शरीर में ग्रसित कर लिया तो ये नींद रोग पैदा करता है, निद्रा रोग पैदा करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि हमारे लिस्मेनियल में ये नहीं पाया जाता। तो चलिए चौथा नंबर देख लेते हैं कि कौन सा उपसंग अन्यथा रूप में अतः परिजीवी होता है। तो हमारा स्पोरोजुआ है, क्योंकि हमारा जो ये परिजीवी होता है, जो हमारा स्पोरोजुआ है, तो ये निडोस्पोरा में, ये निडोस्पोरा नहीं पाया जाता इसमें। सार्कोमस्टिगोफरा जो है इसमें भी नहीं पाया जाता। तो हमारा इसमें कौन सा होगा, हमारा ये स्पोरोजिया होगा। क्या होगा, स्पोरोजिया होगा। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। अब 6वां नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोल रहा है कि वर्ग में चलन कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं क्या, तो हमारा कौन सा होगा, स्पोरोजुआ, सीलिएटा, राइजोपोडा, फ्लैजिलेटा। तो यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि जो हमारा स्पोरोजुआ वर्ग है वो चलन कोशिकांग का अनुपस्थित होते हैं, क्योंकि यह शरीर के परिजीवी वर्ग में आता है। किसमें, हमारी बॉडी यानी मानव शरीर के परिजीवी वर्ग में आता है। इसलिए हमारा कौन सा आंसर होगा, स्पोरोजुआ। कौन सा, स्पोरोजुआ। ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये अपना भोजन जीव के शरीर के आंतरिक भाग से ग्रहण करता है। अभी अभी हमने समझाया इसी चीज़ को दूसरे क्वेश्चन में, यही चीज़ कि ये अपना भोजन शरीर के आंतरिक भागों से, यानी अंदर जो हम शरीर में जो भोजन ग्रहण करते हैं वो आंतरिक क्रियाओं से, आंतरिक भागों से ये डायरेक्ट चूस लेता है। क्या करता है, भोजन ग्रहण नहीं करता, ये डायरेक्ट भोजन को चूस लेता है। इसलिए हमारा कौन सा होगा, स्पोरोजुआ होगा। वर्ग प्रचलन में कोशिकांग अनुपस्थित नहीं होता, तो हमारे स्पोरोजुआ में। ये जो हमारा स्पोरोजुआ है यह एक वर्ग का है जिसमें केवल आंतरिक परिजीवी सम्मिलित होते हैं। क्या करते हैं, आंतरिक जीवी पर सम्मिलित होते हैं। इसमें से सीलिएटा का कोई भी भाग नहीं होता, राइजोपोडा इसमें कोई कार्य ज़्यादा % का नहीं होता इसका, और जो हमारा फ्लैजिलेटा है ये आराम से बिना किसी कंप्लेन के अपना आंतरिक चीज़ों में लगा रहता है धीरे धीरे। तो हमारा सबसे इसमें प्रचलन अंग जो है वर्ग में चलन कोशिकांग होगा, तो हमारा ये स्पोरोजुआ होगा। तो बिल्कुल ध्यान में आप लोग रखिएगा। अब देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परिजीवी का उदाहरण नहीं है। तो हमारा ये ट्राइकोमोनस टेनेक्स होगा, ये आया हुआ क्वेश्चन है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होगा, लिस्मेनिया होगा, डोनोवानी होगा, तो हाइड्रामाइवा हाइड्रोक्सिना होगा। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति के कारण होता है, इसमें जो हमारा हाइड्रामीवा हाइड्रोक्सिना होता है, ये वो उसका परिजीवी यानी प्रोटोजोआ का ये उदाहरण नहीं माना जाता है। ये जो हमारा हाइड्रा है ये बहुरूपी होते हैं। क्या होता है, बहुरूपी होते हैं। तो हमारा ये आंसर, राइट आंसर कौन सा होगा, हमारा हाइड्रामीवा होगा। हाइड्रामीवा होगा, ध्यान में रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसमें से जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया रोग एक कारक है। क्या है, जो हमारा एपिडर्मल कोशिकाएं भोजन पर प्राप्त करते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखिए जो हमारे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ अंतः परजीवी का उदाहरण नहीं है, तो हमारा हाइड्रामीवा हाइड्रोक्सिना होगा। अमीबा के जो स्यूडोपोडियम के कचाव गोपक का निर्माण होता है। एक्टोप्लाज्म में, मीसोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्म में, उपरोक्त में सभी। तो हमारा ये होगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा, तो ये अमीबाइडोपेडियम के कचाव गोपक का निर्माण होता है। तो हमारा ये आंसर होगा ए नंबर, एक्टोप्लाज्म से।
क्या होगा? एक्टोप्लाज्म से। क्यों होगा एक्टोप्लाज्म? क्यों नहीं होगा मीसोप्लाज्म? क्यों नहीं होगा एंडोप्लाज्म? या उपरोक्त सभी से। तो चलिए हम सारे सारे चारों ऑप्शन का रीज़न बताते हैं कि जो हमारा अमीबा जो है स्यूडोपोडियम जो है एक कचाप गोपक का निर्माण करता है। किसका? एक कचाप गोपक का निर्माण करता है एक्टोप्लाज्म से। किससे? एक्टोप्लाज्म से। क्योंकि जो हमारा एक्टोप्लाज्म होता है वो अमीबा लोकोमोशन के दौरान होता है। कोशिका का प्रमुख किनारा, क्या? कोशिका का प्रमुख किनारा होता है। क्योंकि ये जो हमारा पारदर्शी यानी कहा जाए तो एक तरह से पानी की तरह साफ दिखता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ का कारण दिखता है? बताइए। न्यूमोनिया होगा, मलेरिया होगा, सामान्य जुकाम, टाइफाइड होगा। आप लोग कमेंट करिए। ये इजी क्वेश्चन है और आया हुआ भी है। कौन सा रोग एक प्रोटोजोआ के कारण होता है? तो हमारा ये बी नंबर होगा मलेरिया के कारण। क्योंकि जो हमारा मलेरिया प्लाज्मोडियम जाति का एक कारण होता है। मनुष्यों में 4 प्रोटोजोआ प्रजातियां होती हैं। मनुष्यों में 4 प्रोटोजोआ प्रजातियां पाई जाती हैं जो कि हमारी मलेरिया बीमारी का कारण बनती है। किसकी? मलेरिया बीमारी का ये कारण बनती हैं। अब देखिए कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु में इसी क्रम में होता है? मलेरिया, गलशुआ तथा तांत्रिक ज्वर। तो हमारा ये निद्रा पूछ क्या रहा है कि कौन सा प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु इसी क्रम में होता है? निद्रा रोग, डिप्थीरिया तथा यकृत शोथ बी। तो हमारा ये सी नंबर होगा। सी नंबर होगा। क्यों होगा ये देख लेते हैं। क्योंकि जो हमारा निद्रा रोग, डिप्थीरिया है, यकृत शोथ भी रोग क्रम से प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु के कारण होते हैं। किसके द्वारा? प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु के बैक्टीरियाज के ये कारण होते हैं। किसके कारण? विषाणु प्रोटोजोआ बैक्टीरियाज के ये कारण होते हैं। जो हमारा प्रोटोजोआ है उसके कारण होती है। ये रोग सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलता है। किसके? सीसी नामक मक्खी के द्वारा फैलती है। इससे रोगी को बहुत नींद आती है। क्या होती है? रोगी को बहुत नींद आती है और बुखार होता है। डिप्थीरिया रोग कार्बिनैक्टी बैक्टीरिया होता है। इसमें डिप्थीरियाई नामक जीवाणु होता है। तुम्हारा सी नंबर ऑप्शन हो प्रोटोजोआ का वर्गीकरण के आधार पर। तो ये कौन सा आंसर होगा? प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो हमारा ये प्रचलन क्रियाविधि होगा, पोषण होगा, केंद्रक होगा, प्रजनन। तो हमारा जो प्रोटोजोआ के वर्गीकरण का आधार है वो हमारी प्रचलन क्रियाविधि के द्वारा होगा। क्योंकि इसमें इसका जो क्रियाएं होती हैं, जो संपूर्ण क्रियाएं होती हैं वो प्रचलन क्रियाविधि के द्वारा ही उत्तेजित की जाती हैं। इसलिए हमारा ये बी नंबर ऑप्शन होगा। अब इसमें है कि अमीबा में पोषण का माध्यम क्या है? अमीबा में पोषण का माध्यम क्या है? अब देखिए यहाँ पे अमीबा जो है हमारा पोषण का उत्तम माध्यम होलोजोइक पोषण होता है। क्या होता है? होलोजोइक पोषण होता है। तो हमारा ये डी नंबर ऑप्शन होगा। क्यों होगा? चलिए इसका रीजन देख लेते हैं कि सेप्रोजोइक मृतोपजीवी क्यों नहीं होगा। होलोफाइटिक का क्या कारण है? इसका क्या कार्य है? ये होलोजोइक संभोजी क्यों होगा? तो चलिए हम सारे के सारे डाउट क्लियर करते हैं। तो जो हमारे इसमें पोषण की प्रक्रिया यानी खाद्य पदार्थ को अवशोषण द्वारा होती। किसके द्वारा? अवशोषण के द्वारा होती। इस प्रक्रिया के खाद्य पदार्थ को पोषक तत्वों के सीधे इनकी कोशिकाओं को सोख लिया जाता है। इसलिए जंतु में संभोजी पोषण कहते हैं। क्या करते हैं? संभोजी पोषण कहते हैं। इसलिए हमारा होलोजोइक हो।